ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखने वाले लिनक्स का फर्स्ट सेशन है वैसे। तो लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो हम आज देखने वाले। मैंने इसके लिए कुछ ऐसा प्रिपरेशन वगैरह नहीं किया है। हम लोग जो भी लेटेस्ट कमांड्स है, जो भी टॉप कमांड्स है लिनक्स में जो यूज़ करते हैं, वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा कि टॉप के कौन से कमांड्स है जो जनरली डेवलपर्स यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर। जस्ट राइट गुड मॉर्निंग। ये चल भी रहा है या नहीं प्रॉपरली? टॉप 20 लिनक्स कमांड्स ऑफ डेवलपर्स। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को शो कर रहा है। हम यही सारी कमांड्स को रन करके चेक करेंगे। ठीक है, इसके साथ ये डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया है, मतलब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, थोड़ा ब्रीफ में है। ठीक है, चलो तो वन बाय वन देखते हैं ये सारी कंपोनेंट्स। सबसे पहले मैं लिनक्स के टर्मिनल पे चले जाता हूँ, बिकॉज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब CLI यू कैन से। एंड ऐसा जब CLI आता है तो थोड़ा फास्ट ऑपरेशन भी होता है। इसके दोनों वर्जन आते हैं, एक डेस्कटॉप GUI के साथ भी आता है, और लिनक्स का टर्मिनल वर्जन मतलब जो सर्वर रहता है सिर्फ वैसे भी आता है। आप लोग इसको यूज कर सकते हो। आई थिंक विच ऑपरेटिंग सिस्टम या आप गिटहब पे कोड स्पेसेस में इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप आई थिंक बिलार्ड करके कुछ है में। तो यहाँ पर भी शायद मिल जाएगा आपको लिनक्स यूज करने के लिए। सो अल्पाइन में देखते हैं, कंसोल बेस्ड कंसोल। ओके। जैसे लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। यूबंटू यूज कर सकते हो, सेंटोस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लोकल शो कर रहा है, देखते हैं LS-L चलता है क्या। यस, तो यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग नए सिस्टम में आ जाते हैं, लोकल सिस्टम पे। और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ CD/TMP MKDIR। यहाँ पर मैं टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, CD/टेस्ट। ठीक। LS-L। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कमांड्स में कुछ है। हाँ, LS-LA से आपको लिस्ट शो करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी फाइल और फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पर डॉट मतलब ये करंट डायरेक्टरी दिखा रहा है, एंड डबल डॉट मतलब ये पेरेंट डायरेक्टरी दिखा रहा है। ठीक है, दिस आर लाइक आपका यूजर रोल या फिर परमिशंस। ठीक है, ओनर्स, एंड दिस आर दी परमिशंस। और स्टार्टिंग के D से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डायरेक्टरी है या फिर फाइल है, डायरेक्टरी है या फिर फाइल है। तो ये परमिशंस है, परमिशंस के बारे में हम देखेंगे। ठीक, जस्ट आपको अभी इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर कमांड इस LS कमांड से लिस्ट शो करता है। तो LS में ही आप सिंपली LS भी लिख सकते हो, LS-L भी लिख सकते हो, और LS-LA। दीज आर नथिंग बट ऑप्शंस। ठीक है, ये इनको ऑप्शंस या फिर फ्लैग्स हम लोग बोलते हैं जनरली। तो ऑप्शंस में अगर आपने A एंटर किया तो वो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी आपको शो करेगा। ठीक, मतलब डॉट से स्टार्ट होने वाली चीजें लिनक्स में। फाइन। अब LS-LARTH, दिस इज द कॉमन कमांड विच वी यूज एज अ डेवलपर। ठीक है, हम लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं R का मतलब बता देता हूँ, रिवर्स विथ टाइम। ओके, रिवर्स सॉर्ट विथ टाइम। एंड जो भी आप साइज शो करोगे, देखो ये सब बाइट्स में है, 4096। दिस इज ऑल्सो
इन बाइट्स, तो उसको वो किलोबाइट्स मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शो कर सकता है अगर आप एच फ्लैग या फिर ऑप्शन देते हो तो। LS-LH भी दिया, LAH, ठीक है, तो भी ये शो करेगा। ठीक, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमांड LS, मतलब जब भी आप विंडोज वगैरह ओपन करते हो तो ऑब्वियसली आपको वहां पर फाइल के लिए शो करती है, तो ये कमांड सबसे ज्यादा यूज होती है। उसके बाद आती है CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, तो CD स्पेस स्लैश TMP। ठीक, अभी मैं TMP में आ गया हूँ, CD स्पेस स्लैश TMP टेस्ट, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं TMP के टेस्ट के अंदर आ गया हूँ। ठीक, मैं एक फोल्डर शायद पीछे जाना चाहता हूँ। ठीक, तो CD स्पेस डॉट से तो करंट फोल्डर में ही रह जाऊंगा, लेकिन CD स्पेस डबल डॉट, जिसको आप रिलेटिव पाथ भी बोलते हो, तो आप पेरेंट में जा सकते हो। CD स्पेस डॉट डॉट, तो ये भी एक पेरेंट है। ठीक है, इसका भी एक पेरेंट है। तो स्लैश नाम का जो होता है एक फोल्डर ही होता है लिनक्स के अंदर, एंड CD का यूज करके आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हो। सबसे स्टार्टिंग में जो आपको स्लैश दिखाई देगा, दैट इज योर लिनक्स का रूट डायरेक्टरी। ठीक, उसके अंदर सारे के सारे फोल्डर्स होते हैं। तो स्लैश CD स्पेस स्लैश, ये एक डायरेक्टरी है। CD स्पेस स्लैश TMP स्लैश टेस्ट, ये भी एक डायरेक्टरी है। ठीक है, TMP नाम की बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी एक रहती है अवेलेबल, जहाँ पर टेम्पररी फाइल्स रहती है। वो विद इन अ डे, विद इन अ 15 डेज, विद इन 30 डेज आप उसको सेट करके उस अपने आप डिलीट हो जाती है टेम्प के अंदर की सारी फाइल। तो यहाँ पर टेस्ट नाम का फोल्डर है, उस टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर अगर मुझे डायरेक्ट जाना है, कहीं से भी जाना है, तो आप स्लैश का रेफरेंस लेकर स्लैश TMP स्लैश सेपरेटर स्लैश टेस्ट, ठीक है, एंड देन स्लैश के बाद आप वहां पर पहुंच गए। ठीक, अब मैं एक्चुअली कौन सी डायरेक्टरी में हूँ वो अगर मुझे चेक करना है, तो देर इज अ कमांड PWD, जिसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD, जिसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप इस वक्त कौन से फोल्डर के अंदर हो वो अगर आपको चेक करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, PWD का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं आप कितना लेवल तक अंदर चले गए हो, तो यहाँ पर आप PWD का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का। ठीक, उसके बाद आता है CP। CP से पहले टच कमांड इन्होंने दे देनी चाहिए थी, तो एक काम करते हैं, हम टच कमांड पहले देख लेते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर अगर मैं लिस्ट करता हूँ तो कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। ठीक है, कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। लेट से मुझे एक फाइल बनानी है, टच file1.txt। ठीक, एंड फिर से अगर मैं कमांड रन करता हूँ LS, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि file1.txt मुझे वहां पर शो कर रहा है। तो टच इज द कमांड, ठीक है, टच इज द कमांड विच वी कैन यूज टू क्रिएट फाइल। ठीक है, मैं file2 भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, LS करके देखते हैं, तो file1 file2 दोनों भी दिखा रहा है। LS-L ऑप्शन अगर देता हूं मैं, तो वो लिस्ट फॉर्मेट में शो करेगा। ठीक, और लिस्ट फॉर्मेट में शो करेगा तो वहां पर टाइम वगैरह भी वो शो करेगा। ओके, तो टच इज द कमांड विच इज यूज टू क्रिएट न्यू फाइल। बट अगर एग्जिस्टिंग फाइल है, अगर एग्जिस्टिंग फाइल वहां पर है, तो टच कमांड से उसका जस्ट टाइम चेंज होगा, उसका क्रिएटेड टाइम जो है, ठीक, वो मॉडिफाई हो जाएगा। लेट से file1 जो क्रिएट की थी हमने 10:19 पे, 10:19 पे ये फाइल क्रिएट की थी। अब मैं क्या करता हूँ, उसको टच करता हूँ, file1 को टच करता हूँ, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो ये ऑटो करेक्ट मतलब ऑटो सजेशन के साथ ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एंड टच file1 जैसे ही करता हूँ मैं, अभी देखो 10:21 हुए, जैसे मैं हिट करता हूँ तो LS-L करने पर यू कैन सी कि इसका जो टाइम है ये मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसका टाइम बढ़ जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो वो फाइल क्रिएट कर देगा टच कमांड। ठीक है, टच कमांड उस फाइल को क्रिएट कर देगा। Fine. चलो अभी क्या करते हैं, एक हाँ, कॉपी कमांड इन्होंने दी है, तो कॉपी कमांड देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ मैसेज डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एको इज द कमांड जो प्रिंट करेगा जस्ट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये file1 में चले जाए हेलो वर्ल्ड, तो file1 में हेलो वर्ल्ड चले जाए, एको हेलो वर्ल्ड file1 में चले जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो भी कमांड है, जो भी आउटपुट आने वाला है, उस आउटपुट को मैं आउट या फिर राइट कर रहा हूँ एरो का यूज करके। जो भी आउटपुट आ रहा है एको हेलो वर्ल्ड का, उसको मैं राइट कर रहा हूँ कहाँ पर, file1.txt के अंदर। जैसे एंटर करता हूँ
तो आप देखना कि फाइल वन का फिलहाल जो साइज है, ठीक है, फाइल वन का फिलहाल जो साइज है वो 0 KB है, 0 बाइट से। तो अभी फिर से मैं करता हूँ ls-l फाइल 1.txt। तो आप देख सकते हो कि इसका साइज अभी बढ़ गया है। ठीक, जस्ट ls-l भी करता हूँ तो भी आप देख सकते हो कि इसका साइज अभी बढ़ गया है। ठीक है, इसका फाइल वन का साइज बढ़ गया है क्योंकि उसमें कंटेंट आ गए हैं अभी। तो हमने कंटेंट कैसे ऐड किए उसमें, उसमें हमने कंटेंट ऐड किए एको हेलो वर्ल्ड एंड देन आउट कर दिया। ठीक है, एरो से मैंने क्या किया, आउट कर दिया फाइल वन में कुछ कंटेंट। ठीक, तो अब मुझे अगर वो कंटेंट देखने हैं, ठीक है, अब मुझे अगर वो कंटेंट देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगा, मैं करता हूँ कैट फाइल 1.txt। कैट फाइल 1.txt मतलब उसने वो आउटपुट स्क्रीन पे जो भी है फाइल के अंदर वो वाले कंटेंट शो करके। लेट्स से अभी मैं यहाँ पर दूसरा कंटेंट डालना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा कंटेंट डालना चाहता हूँ। नमस्ते भारत। ठीक, फिर से मैं कैट करता हूँ फाइल 1.txt। आप देख सकते हैं नमस्ते भारत वहां पर शो कर रहा है। बट द थिंग इज इसने कंटेंट को क्या कर दिया, कंटेंट को ओवरराइड कर दिया। मतलब पहले का जो कंटेंट था उसको उसने मिटा दिया, पहले का जो कंटेंट था एरो ने उसको मिटा दिया। लेट से अभी मुझे अगर ब्लैंक करना है, फाइल को पूरा ब्लैंक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूंगा एंड देन एरो करके फाइल 1.txt ऐसा करता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, फाइल 1.txt आपको पूरा ब्लैंक शो करेगा। मतलब फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट, मतलब जितना भी कंटेंट है वो ब्लैंक से ओवरराइट कर देगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि लॉग फाइल है या फिर बहुत बड़ी फाइल है, तो उस केस में शायद आपको हो सकता है कि आपको कंटेंट रिमूव करने हैं, तो आप इस तरह से कंटेंट को रिमूव कर सकते हो। फाइल को एज इट इज रखना है, बस उसके में कंटेंट रिमूव करना है। तो आप सिंगल एरो एंड फाइल वन, इससे सिंगल एरो से होता क्या है, जो भी लेफ्ट साइड में है वो सब कुछ राइट हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, जो भी फाइल है उसमें। अब द थिंग इज कि मुझे अब इसमें राइट करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक, एंड फाइल 1.txt कैट करता हूँ फाइल 1.txt में कुछ आउटपुट शो कर रहा है। नाउ व्हाट आई वांट कि नमस्ते भारत भी इसमें अपेंड होना चाहिए, नमस्ते भारत भी इसमें अपेंड होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे हम, नमस्ते भारत वाली जो कमांड है वो ही रन करनी है, बट विथ डबल एरो। ठीक है, विथ डबल एरो मतलब जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको मत मिटाओ, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको मत मिटाओ। आप क्या करो, जो भी अभी मैं कंटेंट आपको भेज रहा हूँ उसको अपेंड कर दो। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल में अपेंड कर दो। अब फिर से एक बार कैट करते हैं तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड भी वहां पर फाइल के अंदर है एंड नमस्ते भारत भी फाइल के अंदर है। तो सिंगल एरो यूज करेंगे हम फाइल के अंदर फ्रेश कंटेंट डालने के लिए, डबल एरो यूज करेंगे हम फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसमें अपेंड करने के लिए। ठीक है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसमें अपेंड करना है कोई चीज, तो जनरली डबल एरो यूज करते हैं। ये लॉग्स वगैरह राइट करने के बाद, एलएस का आउटपुट राइट करने के बाद, लेट से एलएस का आउटपुट मुझे राइट करना है लिस्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट टीएक्सटी। तो ls-l एंड लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट टीएक्सटी। तो कैट लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट टीएक्सटी में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा लिस्ट वहां पर मिल गया। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फाइल थी वो भी आ गई वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, आप राइट कर सकते हो फाइल के अंदर एंड फाइल के अंदर राइट करने के बाद अगर उसमें कोई अपेंड करना है चीजें तो आप डबल एरो से उसको अपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत यूजफुल कमांड है गाइस ये एरो डबल एरो। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर कॉपी कमांड, सीपी कमांड। ठीक, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है। ठीक है, फाइल है फाइल 1.txt जिसको हम कैट करके देखेंगे कि कुछ कंटेंट है क्या। फाइल, और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखो मुझे सजेशंस दे रहा है, दो फाइल के नाम एक जैसे है तो मैं वन टाइप करके फिर टैब देता हूँ। फाइल वन नाम की एक ही फाइल है तो उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। इसमें कुछ कंटेंट है, अब ये कंटेंट फाइल टू के अंदर है क्या, नहीं, फाइल टू के अंदर कोई कंटेंट नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सीपी करूंगा फाइल 1.txt को फाइल 3.txt में। ठीक है, फाइल 3.txt मतलब फाइल वन की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल वन की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कैट फाइल 3.txt, तो फाइल थ्री में भी वही कंटेंट है, और कैट फाइल 1.txt फाइल वन में भी सेम कंटेंट है। आपको अगर दोनों फाइल के कंटेंट एक साथ देखने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, फाइल 1.txt फाइल 2.txt, तो दोनों के कंटेंट यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, फाइल टू में तो कुछ नहीं है फिलहाल, फाइल थ्री में है कुछ,
तो वो दोनों के कंटेंट यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, एक साथ कभी कभी हो सकता है कि आपको यूनियन करके कुछ ऐसा आउटपुट शो करना है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। अब फाइल 2 के अंदर क्या है देखते हैं। फाइल 2 के अंदर कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि फाइल 1 के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सब फाइल 2 में भी चले जाए। तो मैं फाइल 2.txt ऐसा लिखता हूँ एंड देखते हैं फाइल 2 में कंटेंट चले गए क्या, क्योंकि एग्जिस्टिंग फाइल थी वो। यहाँ पर देख सकते हो कि फाइल 2 में वो कंटेंट चले गए। ठीक है, फाइल 2 में कंटेंट चले गए। फिर से एक बार रन करके देखते हैं, तो यू कैन सी कि फाइल 2.txt उसमें कंटेंट चले गए। ठीक है, और लिनक्स कैसा है कि थोड़ा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जिन डेवलपर्स को, ठीक है, जिन डेवलपर्स के पास बहुत पैसा रहता है वो लोग मैकबुक यूज करते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं रहता है उनके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं कि विंडोज के ऊपर जाए या फिर लिनक्स के ऊपर जाए। तो विंडोज के ऊपर वो लोग जाते हैं जिनको अपने लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा ऐसा टाइम चाहिए, जीयूआई से सारी चीजें हो जाए फटाफट, और फिर बाद में दूसरी चीजें भी करने के लिए मिले, तो वो लोग विंडोज के ऊपर जाते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है जिनके पास इनफ टाइम है, ठीक है, किसके लिए, कुछ सीखने के लिए, खुद से कोर सिस्टम को यूज करना है, तो वो लोग लिनक्स को यूज करते हैं। और लिनक्स के अंदर के जो कमांड्स है वो थोड़े से हार्ड होते हैं। मतलब अभी अगर यहाँ पर कैसा है कि फाइल्स वगैरह हम लोग फाइल सिस्टम के साथ चल रहे हैं, यहाँ पर कॉपी वगैरह प्रॉपरली हो रहा है, आपके पास एक तरह से फुल एक्सेस है वो सिस्टम के ऊपर, तो कैसे परमिशन का भी इशू नहीं आ रहा है। आएगा तब भी हम देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बट लिनक्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो इट वुड बी कंसिडर एज कि आप एक तरह से गॉड हो उस ओएस के, आप ही उसको बना रहे हो जो भी। ठीक, नेक्स्ट आता है एमवी। एमवी कमांड। तो एमवी कमांड से क्या होता है गाइस? एमवी कमांड से या तो रीनेम होती है या फिर वो फाइल कहीं से एक जगह से आप दूसरी जगह पर मूव करके रख सकते हो। ठीक है, एमवी कमांड से क्या होता है, आप रीनेम कर सकते हो फाइल को या फिर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ट्री स्पेस डॉट कमांड रन करता हूँ। यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें कुछ शो कर रहा है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 डॉट टीएक्सटी और लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट टीएक्सटी। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट टीएक्सटी को मूव करना चाहता हूँ किसी और जगह पर। ठीक है, मैं यहाँ पर mkdir यहाँ पर लॉग्स ऐसा लिख देता हूँ। ट्री कमांड फिर से रन करते हैं, तो आप एक फोल्डर भी देख रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ फाइल्स मूव हो जाए करंट डायरेक्टरी से लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर। तो मुझे कमांड क्या टाइप करनी पड़ेगी गाइस, mv स्पेस लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड स्पेस देकर लॉग्स। ठीक है, एज पर दिस कमांड कि ओल्ड नेम एंड न्यू नेम। ठीक है, ओल्ड नेम या न्यू नेम। तो ओल्ड नेम मतलब ओल्ड फाइल जहां पर है वहां से इसको मूव करना है यहाँ पर इसके अंदर लॉग्स के अंदर। एंटर करता हूं मैं। अब देखते हैं फिर से ls हाइफन सॉरी ट्री, देखते हैं कि करंट डायरेक्टरी से वो लॉग में चले गया है क्या। तो आप देख सकते हो कि वो करंट डायरेक्टरी से मूव होके लॉग में चले गया। पहले वो एग्जिस्टिंग करंट डायरेक्टरी में था एंड देन अभी लॉग्स के अंदर चले गए। ठीक, लेट से अभी मुझे कोई फाइल का नाम चेंज करना है। ठीक है, तो mv स्पेस फाइल 3.txt से मुझे चेंज करना है, लेट से फाइल x.txt। ठीक है, फाइल x.txt। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंड फिर से ls-l करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि फाइल रीनेम हो गई। करंट डायरेक्टरी में ही है लेकिन एक तरह से रीनेम हो गई वो, और उसमें कंटेंट वही रहेंगे जो बाहर में थे। ठीक है, जो पहले थे वही कंटेंट रहेंगे, सिर्फ उसको क्या कर दिया हमने, रीनेम कर दिया। तो एमवी कमांड एक तीर से दो निशाने, एक तो उसको आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम के लिए सेपरेट कमांड भी आती है लेकिन वी डोंट यूज इट, वी जनरली यूज एमवी कमांड। ठीक है, हम डेवलपर्स एमवी कमांड को ही यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका आरएम कमांड। तो आरएम कमांड से क्या होता है देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर फाइल x.txt मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये जनरली होता है कि बहुत बड़ी एक फाइल हो गई, लॉग फाइल हो गई, या फिर कोई मूवी की फाइल है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक सॉफ्टवेयर का आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड कर लिया जो कि कल चल के चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जो चीजें मुझे इजीली क्लाउड पे वगैरह मिल जाएगी ऐसी चीजें मुझे डिलीट करके रखनी है, क्योंकि मेरा स्पेस खा रहा है वो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आरएम कमांड का यूज कर सकते हो वो पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए। आरएम मतलब रिमूव करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं, तो आरएम कमांड से फाइल क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। आरएम कमांड से फाइल हो गई है रिमूव। ठीक, तो आरएम इज यूज टू रिमूव फाइल। अब लेट से मुझे फोल्डर रिमूव करना है, आरएम लॉग्स नाम का एक फोल्डर रिमूव करना है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना गाइस, और एक चीज ध्यान रखना,
मैं ये मतलब एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी भी आप आरएम कमांड यूज कर रहे हो, क्योंकि आप तो एक तो लिनक्स के गॉड हो, लिनक्स यूज करने के लिए आप गॉड हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप आरएम कमांड रन कर रहे हो, उससे पहले आप एलएस करके चेक कर लो वो पर्टिकुलर चीज। एंड सेम चीज आपको डेटाबेस के डिलीट क्वेरी के पहले भी फायर करना है, कि सिलेक्ट करके पहले फायर कर लो कि उतना ही पार्ट सिलेक्ट हो रहा है क्या। अदरवाइज कहीं डिलीट हो गया एंड आपके पास कहीं बैकअप नहीं है तो आप वापस नहीं आ सकते वहां पर, ठीक है। तो आपके साथ मोए मोए हो जाएगा उस पर। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, हमेशा एक तो फुल पाथ दो, आरएम करने के वक्त फुल पाथ यूज करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं RM-RF और स्टार लिख देते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर की सारी चीजें तो डिलीट हो जाएगी, बट कल चल के किसी ने Ctrl+R प्रेस करके उसको रिवर्स सर्च किया और ये सेम कमांड गलती से हिट हो गई, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो आप शायद हो सकता है कि स्लैश में हो और स्लैश के अंदर आपने RM-RF स्टार कर दिया, तो वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम भी बंद हो सकता है गाइस। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप RM-RF यूज कर रहे हो या फिर RM कमांड यूज कर रहे हो, तो फुल पाथ यूज कर लो, ठीक है। फुल पाथ यूज कर लो, लेट्स से ls-l एंड /tmp टेस्ट एंड देन लॉग्स, ठीक है। तो ये फाइल है, तो मैं इसको RM कर रहा हूँ एंड tmp टेस्ट लॉग्स, ठीक है। और उससे भी अच्छी प्रैक्टिस है कि पहले हैश दे दो, हैश से कैसा कमांड रन नहीं होता है, ठीक है, हैश। और फिर बाद में आप पूरा पाथ डाल देते हो, तब उसको फिर क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और ये बोल रहा है अभी कि RM कैन नॉट रिमूव डायरेक्टरी, तो ऐसे केस में आपको कमांड क्या यूज करनी पड़ती है, RM-RF एंड देन वो डायरेक्टरी रिमूव कर देगा। अब फिर से मैं ट्री करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि लॉग्स जो डायरेक्टरी है वो भी डिलीट हो गई है, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी RM कमांड टाइप कर रहे हो, हमेशा फुल पाथ ही मेंशन करना, और हो सके तो स्टार्टिंग में हैश दे देना, तो वो कमांड कहीं गलती से आपका एंटर वगैरह प्रेस ना हो जाए, इसलिए क्या करना, हमेशा पहले हैश सिंबल से उसको कमेंट कर देना एंड देन पूरी कमांड जब टाइप हो जाएगी तब अप एरो करके फिर से उसमें जाना और हैश निकाल के फिर रन करना, ठीक। चलो, तो ये थोड़ा सा डेंजरस कमांड है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना गाइस। MKDIR हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। MKDIR लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स, ls-l, तो यूजर्स यहाँ पर दिख रहा है। एंड देन अगर उसको उसमें मुझे ये फाइल्स कॉपी करनी है, तो मैं cp file1.txt file2.txt एंड इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ यूजर्स के अंदर, ठीक। तो cp स्टार्टिंग के जितने भी रहेंगे लिस्ट, वो सभी के सभी क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, एंड लास्ट में जो भी है पाथ वहां पर वो कॉपी हो जाएगी, ठीक। तो आप देख सकते हो ट्री स्पेस डॉट, यहाँ पर यूजर्स के अंदर वो फाइल चली गई, ठीक। RMDIR ये भी कमांड यहाँ पर शो की है, बट जनरली हम RM-RF से ही काम चला लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ /tmp टेस्ट एंड देन यूजर्स, ठीक। सो नॉट एम्प्टी, RMDIR-F करके देखिए, ठीक है, जाने दो, हम लोग RM-RF से ही अपना काम चला लेते हैं, ठीक। देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगर ब्लैंक रहेगी तो वो रिमूव कर देगा डायरेक्टली, बट अगर कुछ उसमें डेटा है तो उसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैंक वाला एक बार देख लेते हैं, MKDIR बॉक्स RMDIR बॉक्स, यस। तो जनरली अगर ब्लैंक रहा डायरेक्टरी तो उसको वो रिमूव कर देता है। टच कमांड कमांड हमने देख लिया ऑलरेडी, तो क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल। कैट कमांड भी हमने देख लिया जिससे कंटेंट में शो कर सकता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है गाइस, नैनो कमांड एंड बीम कमांड। क्योंकि देखो एको कमांड से तो ठीक है, एक सिंगल सिंगल लाइन तो आप आउटपुट कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर, बट मुझे अगर थोड़े ज्यादा फाइल्स, ज्यादा कंटेंट लिखने हैं, तो तब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ls-l मेरे एक फाइल है file1.txt, मुझे उसके अंदर जाना है, तो मैं vim कमांड से क्या कर सकता हूँ, file1.txt के अंदर जा सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं जो चाहे वो कंटेंट लिख सकता हूँ, दिस इज लाइन 3, ठीक। एंड इसको राइट कर देते हैं एंड क्विट कर देते हैं, ठीक है, एस्केप कमांड से, ठीक है। जैसे मैं फाइल के अंदर आता हूँ तो आई कमांड से मैं इंसर्ट मोड में जा सकता हूँ, जिसका मतलब है मैं कुछ राइट कर सकता हूँ वहां पे। फिर एस्केप कमांड से मैं कमांड मोड में जा सकता हूँ। फिर बाद में क्या कर सकता हूँ मैं,
कोलन एंड राइट क्विट। तो राइट क्विट से मैं जो भी फाइल के अंदर कंटेंट है वो राइट करके बाहर निकाल। ठीक, स्पेशल मैं विम के लिए एक सेपरेट सेशन लूंगा, नेक्स्ट सेशन शायद विम के ऊपर ही रहेगा, बट एज ऑफ नाउ आप इतना ध्यान रखिए कि विम कमांड से मैं फाइल के अंदर ज्यादा कंटेंट राइट कर सकता हूँ। तो मैं फाइल 1.txt इसका यूज करके मैंने यहाँ पर कंटेंट ऐड कर दिया। ठीक, नाउ नैनो इज ऑल्सो एन एडिटर। ठीक है, विम कमांड विम एडिटर के जैसा नैनो एडिटर भी अवेलेबल होता है, बट जनरली हम डेवलपर इसको यूज नहीं करते। ठीक है, जो फ्रेशर रहते हैं उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर लेट्स से मुझे अभी दिस इज लाइन 4 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर कैरेट सिंबल का मतलब है कि कंट्रोल प्रेस करना है आपको। कैरेट सिंबल का मतलब है कंट्रोल प्रेस करना है। और यहाँ पर थोड़ा इजी वे में, मतलब जिन लोगों को इससे ज्यादा टेंशन याद नहीं रखना है, कोलन वगैरह ये सारी चीजें, राइट क्विट, तो उस केस में वो ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल ओ से हम क्या करेंगे, राइट आउट कर देंगे। कंट्रोल ओ से राइट आउट कर देंगे। ये बोल रहा है फाइल नेम टू राइट फाइल 1.txt, इसमें राइट कर दिया मैंने। एंड देन इसको एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स से आप एग्जिट कर सकते हो। तो कंट्रोल एक्स से मैं बाहर आ जाता हूँ और फिर देखते हैं फाइल 1 के अंदर कुछ नहीं क्या। ठीक चलेगा। तो वी आई एक डिफॉल्ट एडिटर रहता है, नैनो भी डिफॉल्ट अवेलेबल रह जाएगा मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन VIM आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ सकता है। ठीक, बट आपके पास अगर कोई राइट नहीं है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के और आपको एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करना है, तो आप नैनो एडिटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, नैनो इज ऑल्सो वेरी गुड एडिटर। जनरली वी यूज विम एडिटर। अगर मैं देखता हूँ कि विम एडिटर स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2023, तो यहाँ पर विम का नाम अभी भी है या नहीं है वो चेक कर लेते। तो विम, सो विम एडिटर इज स्टिल देयर। ठीक है, मतलब जो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडीज है उनमें 1 2 3 4 5 विम एडिटर इज स्टिल इन द मार्केट। ये 70 से, मतलब पता नहीं स्टार्ट कब हुआ था, और तब से लेकर अब तक इसको यूज कर ही रहे हैं लोग। और नैनो को आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, बट दिस इज वेरी गुड। VS कोड तो बाप है सबका वैसे, बट विम एडिटर भी लोग यूज करते हैं। अगर आपके पास GUI नहीं है तो कमांड लाइन में विम एडिटर यू कैन यूज। चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट कमांड है ग्रेप। ठीक है, ग्रेप कमांड थोड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है गाइस, और थोड़ा ध्यान रखना है इसका जब भी आप यूज कर रहे हो। और सबसे ज्यादा मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको डेली लाइफ में यूज होने वाली कमांड है ग्रेप। और ग्रेप के साथ बहुत सारी चीजें आप कर भी सकते हो। आप फिल्टरिंग वगैरह कभी कर सकते हो उसका यूज करके। ठीक, लेट्स से मुझे एक वर्ड सर्च करना। ठीक है, करंट डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक वर्ड सर्च करना। वर्ड का नाम है हेलो। ठीक है, ग्रेप स्पेस हेलो, ये वर्ड सर्च करना है। किस में सर्च करना है, करंट डायरेक्टरी के अंदर सर्च। किसमें सर्च करना है, करंट डायरेक्टरी के अंदर सर्च करना है। ठीक, और ऑप्शंस क्या चाहिए, केस इंसेंसिटिव NRL। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दो जगह पर हेलो इसने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, दो जगह पर इसने हेलो को फाइंड आउट कर लिया। अब कौन कौन सी जगह पर फाइंड किया, तो मैं वो L ऑप्शन को निकाल दूंगा वहां पर, एंड आप देख सकते हो कि हेलो हेलो उसको फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। दोनों जगह पर फर्स्ट लाइन में ही मिल गया है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक फाइल में अगर आपको सर्च करना है तो आप डॉट की जगह आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक फाइल का नाम दे सकते हो, टेस्ट फाइल 1.txt। हो सकता है कभी कभी ईमेल आईडी सर्च करना है लॉग में, कभी फोन नंबर सर्च करना है लॉग के अंदर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो गाइस, इस ग्रेप कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रेप कमांड इज वेरी वेरी यूजफुल। ओके, चलो LS-L, यहाँ पर लिस्ट मुझे शो कर रहा है वो, एंड मैं यहाँ पर पाइप देकर अभी ग्रेप कमांड ट्राई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टू सिर्फ जहां पर मैच हो वही सिर्फ वहां पर लिस्ट में शो करे। तो LS-L तो पूरी लिस्ट शो करेगा, लेकिन उसको फिल्टर करने के लिए मैं ग्रेप कमांड यूज करता हूँ, और टू जहां पर मैच हो रहा है सिर्फ वही यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो टू देखो यहाँ पर बहुत जगह पर मैच हो गए। ठीक है, टू देखो बहुत जगह पर मैच हो, तो फाइल 2.txt टू टू इस तरह से मैच किया। 2.txt इस तरह से ट्राई करता हूँ, देखो 2.txt जो मैच हुआ सिर्फ वही शो करता है। ठीक, फिर से एक बार ट्राई करते हैं टच फाइल 3.txt। ठीक, एक और बार ट्राई करते हैं कि मैं चाहता हूं कि 2 और 3, ठीक है 2 और 3 ऐसे
दो फाइल्स को मैच करके देखो, 2 और 3 जहां पर भी मैच हो ऐसी चीजें वो शो करे। तो मैंने 2 तो मैच कर रहा है लेकिन 3 वाला पार्ट नहीं मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक पाइप डाल दूंगा और 3 लिख दूंगा। ठीक है, पाइप डाल दूंगा और 3 लिख दूंगा। एंड इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा ग्रेप से ई ग्रेप। ठीक है, नॉट दिस वन। ये क्या कर रहा है, अभी पाइप देने के बाद उसको एज अ कैरेक्टर समझ रहा है। ठीक, तो मुझे कैसा करना है, सेपरेटर के जैसा या फिर और के जैसे यूज करना है। तो यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश देना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखो /2/3, मतलब 2 और 3 जहां पर भी मैच कर रहा है वहां पर वो शो कर रहा है रिजल्ट। ठीक, तो ई ग्रेप या फिर ग्रेप, ग्रेप से तो नहीं हो रहा है, ई ग्रेप से क्यों हो रहा है। ठीक, 2.txt 3.txt, तो ये दोनों ही फाइल्स यहाँ पर सिर्फ मैच करके शो करेगा मुझे। ठीक, तो ग्रेप आप वर्ड भी यूज, वर्ड के लिए भी फिल्टर आउट कर सकते हो, किस फाइल के अंदर कौन सा वर्ड है उसके लिए भी ग्रेप फाइंड कर सकते हो, या फिर लिस्ट ऑफ फाइल्स आपको शो करनी है एंड उसमें भी ई ग्रेप या फिर आपको फिल्टर आउट करना है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। आई थिंक ये ग्रेप के साथ भी चलना चाहिए, आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं चल रहा है। ग्रेप, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखते हैं। हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखना जरूरी है। वो ई ग्रेप मतलब वो कुछ दूसरे तरीके से सर्च करता है लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। बट यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म भी वही है शायद, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, ऐसा कुछ तो भी फुल फॉर्म है इसका। ठीक, तो आप फाइल 2 और फाइल 3 इसको मैच करके वहां पर शो करोगे। आप फाइल के अंदर कुछ वर्ड सर्च करना चाहते हो, लेट से मैं सर्च करना चाहता हूँ लाइन। ठीक है, ग्रेप लाइन एंड .-in। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन लाइन यहाँ पर शो कर रहा है, और लाइन के साथ साथ मैं हेलो भी सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेप हेलो। ठीक, हेलो को कमांड जैसा ले लिया उसने। और अभी ई ग्रेप करते हैं, ई ग्रेप भी नहीं चल रहा है, तो ग्रेप के साथ ही आपको क्या करना है, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सॉरी नॉट सिंगल कोट, आपको देना है बैकस्लैश। ठीक है, बैकस्लैश मतलब एस्केप सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ पर ई ग्रेप और ग्रेप के साथ रन करना है गाइस, तो आपको सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी वर्ड्स मैच कर रहा है, मतलब दो वर्ड्स आपको मैच करवाने हैं फाइल्स के अंदर, कहाँ पर है वो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बैकस्लैश पाइप सिंबल का यूज कर सकते हो, और ग्रेप के साथ, और ग्रेप पाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे लिस्ट के अंदर ये पूरी लिस्ट शो कर रहा है एंड देन पाइप के साथ आप ग्रेप यूज कर सकते हो, मतलब फिल्टर आउट कर सकते हो इसको, जहां पर भी लेट से 2.txt लिखा हुआ है वही का। ठीक है, इस तरह से आप इसको फिल्टर आउट। चलो, तो ग्रेप कमांड बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। उसके बाद आता है फाइंड। फाइंड कमांड देखते हैं क्या करता है। mkdir folder 1, यहाँ पर टच कर देते हैं folder 1 के अंदर फाइल 4.txt। ठीक, फिर mkdir फोल्डर फोल्डर 2, और उसके अंदर फिर फोल्डर 3, ऐसा बनाते हैं। तो mkdir मुझे डायरेक्ट परमिशन नहीं देता है, क्योंकि फोल्डर 2 ही नहीं बना तो फोल्डर 3 कैसे बनेगा। तो mkdir-p फ्लैग देकर आप क्या कर सकते हो, उसको फोर्सफुली क्रिएट करवा सकते हो। तो अभी देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो फोल्डर 1, फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 है, और फोल्डर 3 के अंदर हम फाइल 5 करते हैं। ठीक है, तो टच फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 के अंदर फाइल 5.txt। अब इस तरह से मेरा फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे फाइल 4 चेक करनी है। यहाँ पर तो अभी लिमिटेड फाइल है, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास और उसमें मुझे एक फाइल सर्च करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा उस फाइल को। तो मैं फाइंड लिखूंगा, फाइंड एंड देन पाथ। ठीक है, फाइंड एंड देन पाथ स्पेस देकर फाइल का नाम, ठीक है, हाइफन नेम, एंड देन फाइल का नाम एग्जैक्टली फाइल 5.txt। ये कहां पर है? तो ये है फोल्डर 2, फोल्डर 3 के अंदर फाइल 5.txt। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न भी ट्राई करते हैं, फाइल 5 तो यहाँ पर देखो फाइल 5 से मैच होने वाली सारी चीजें दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल से मैच होने वाली चीजें दिखाओ पूरे, तो मैं करंट फोल्डर में फाइल से स्टार्ट होने वाली सारी चीजें देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको शो करेगा फाइल प्रेडिक्ट नेम, क्या बोल रहा है ये,
पाथ्स मस्ट प्रीसीड विथ एक्सप्रेशन file2.txt हाइफन नेम। एक बार ट्राई करते हैं। फाइल टू, ठीक है, फाइल टू का शो कर रहा है ये। और फाइल थोड़ा ज्यादा हो गए हैं शायद, इसके लिए वो शो नहीं कर रहा है। ठीक, पॉसिबल अनकोटेड। एक बार देखते हैं। हाँ, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, फाइल से मैच होने वाली सारी चीजें। लेट्स से अभी मेरे पास एक फाइल, दो फाइल्स है। टच फोल्डर वन के अंदर लेट्स से प्रोग्राम 1.py। ठीक, टच फोल्डर टू फोल्डर थ्री प्रोग्राम 2.py। और मुझे सर्च करना है सारी की सारी पाइथन की फाइल्स को फाइंड करना है। तो गाइस आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि मुझे, चैट बॉक्स में बताओ गाइस कि फाइल कौन कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, मतलब पाइथन की फाइल्स कौन कौन सी है उसके लिए कमांड बताओ गाइस, चैट बॉक्स में बताओ। मैं ट्री स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूँ। आप मुझे बताओ कि फाइंड करना है, सिर्फ पाइथन की फाइल्स को फाइंड करना है। सिर्फ पाइथन की फाइल्स मुझे सर्च करके। प्रभजोत का एक मैसेज आया था कि ग्रेप में हम वर्ड सर्च करते हैं तब INR का मीनिंग क्या होता है। तो हाइफन, ये ऑप्शन है आई, मैं अगर डॉट सर्च करता हूँ, सॉरी हाइफन INR डॉट, सिंपली डॉट रखता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा। तो हाइफन INR अगर मैं रखता हूँ तो आई से केस इंसेंसिटिव, मतलब वो वही वर्ड सर्च करता है। इट्स अभी मैंने कैपिटल में अगर हेलो लिख दिया तो भी वो सर्च करके मुझे दिखा। ठीक, बट अगर मैं आई निकाल देता हूँ फ्लैग, तो देखो एक भी वर्ड मैच नहीं कर रहा है जो एच से मैच करता हूँ। ठीक है, कैपिटल एच से। फिर दूसरा आता है एन। ठीक है, दूसरा आता है एन। अगर मैं एन निकाल देता हूँ और फिर हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पर लाइन नंबर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वन नंबर लाइन में ये मुझे बता रहा है हेलो की जगह नमस्ते। देखते हैं, नमस्ते। ठीक है, ये देखो नमस्ते के लिए शो तो कर रहा है वो, लेकिन लाइन नंबर शो करना है तो मुझे एन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एन लिखना ही पड़ेगा। ठीक, और आर का मतलब रिकर्सिव पैटर्न में। ठीक है, रिकर्सिवली अगर वो फाइल शायद अंदर भी हो तो भी वो शो करेगा। मैं आर निकाल देता हूँ। रिकर्सिवली मतलब करंट डायरेक्टरी में भी मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आर फ्लैग भी जरूरी है। ठीक है, आपको अगर देखना है तो मैन करके आप देख सकते हो कि ग्रेप कमांड, ठीक है, ग्रेप कमांड के अंदर ये सारे ऑप्शंस क्या करते हैं। तो मैन स्पेस देकर आई, आई देखो, आई से होता है इग्नोर केस, इस ऑप्शन से इग्नोर केस। एन, लाइन नंबर। ठीक है, एन फॉर लाइन नंबर। ठीक है, और आर, शायद ऊपर चले गया। रिकर्सिवली, ठीक है, आर फॉर रिकर्सिवली, तो रिकर्सिवली वो सर्च करेगा। ठीक, इसको करते हैं क्विट, क्यू फॉर क्विट। एंड मैन मतलब मैनुअल से आप चेक कर सकते हो। चैट बॉक्स में मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ guys कि पाइथन की फाइल सर्च करने के लिए ग्रेट देखते हैं। इससे सर्च करते हैं फाइंड करंट डायरेक्टरी के अंदर नेम स्टार पाई। ठीक,
तो पाइथन की जितनी भी फाइल्स है वो मुझे शो करेगा। ठीक, आप यहाँ पर ये भी सर्च कर सकते हो कि पाइथन नाम की फाइल तो है, मैं mkdir एक काम करता हूँ, फोल्डर 1 के अंदर पाइथन नाम की डायरेक्टरी ही कर देता हूँ। ठीक है, पाई नाम की डायरेक्टरी, पाइथन नाम की डायरेक्टरी, और एक पाइथन नाम की फाइल भी बना लेते हैं, एम टच फोल्डर टू पाइथन डॉट टीएक्सटी। ठीक है, पाइथन टच मतलब वो एक फाइल है, ट्री स्पेस डॉट। अब देखो, पाइथन नाम का एक डायरेक्टरी भी है यहाँ पर, जो कि फोल्डर 1 के अंदर है, और पाइथन नाम का फाइल भी है। तो यहाँ पर एक कमांड हम देखते हैं कि जिसकी वजह से मैं चेक कर सकता हूँ कि पाइथन नाम की डायरेक्टरी सिर्फ सर्च करेगा, ना कि उसकी फाइल। तो मैं फाइंड, ठीक, करंट डायरेक्टरी के अंदर हाइफन नेम और पाइथन। ठीक, तो ये दोनों भी शो कर रहा है। देखो, फोल्डर 1 के अंदर जो पाइथन नाम की डायरेक्टरी है वो भी शो कर रहा है, और फोल्डर 2 में जो पाइथन नाम की फाइल है वो भी शो कर रहा है। मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पर टाइप भी मेंशन कर सकता हूँ, टाइप भी मेंशन कर सकता हूँ, हाइफन टाइप और स्पेस देकर डी, डी फॉर डायरेक्टरी। तो सिर्फ फोल्डर 1 के अंदर डायरेक्टरी है, फोल्डर 1 के अंदर डायरेक्टरी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्टरी शो कर रहा है। देख रहे हो? एंड अगर मुझे टाइप में कर देता हूँ, लेट्स से एफ, ठीक है, टाइप एफ, तो वो फोल्डर 2 के अंदर जो फाइल है सिर्फ वो शो कर रहा है। तो टाइप डी मतलब डायरेक्टरी, टाइप एफ मतलब फाइल। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते। उसके बाद आता है कुछ 5-6 कमांड्स और बची हुई है। सो टार, ओके, हाँ, इंपॉर्टेंट ही कमांड दी हुई है। चलो सबसे पहले देखते हैं सी एच मोड कमांड। तो सी एच मोड कमांड से क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, अलग अलग फाइल्स है और उनकी परमिशंस कुछ अलग अलग हैं। ठीक, यहाँ पर आर डब्ल्यू और आर ये परमिशन दी हुई है, मतलब इसकी एक तरह से 4 और 2 6 और 4 6 6 4 ऐसी परमिशन है फाइल 1 की। मैं क्या करता हूँ, सी एच मोड से 777 फाइल 1.txt ऐसे परमिशन दे देता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो उस फाइल की परमिशन देखो, पहले आर थी, अभी आर डब्ल्यू एक्स इस तरह से परमिशन है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो फाइल बनाने वाला पर्सन है, मतलब ये देखो यहाँ पर ओनर का नाम है, फाइल बनाने वाले पर्सन को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन है उस फाइल की। हो सकता है वो कोई प्रोग्राम फाइल हो सकती है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है। सेकंड जो है उसके ग्रुप के लिए, हो सकता है कि ये शैलेश सुनारे किसी देव ग्रुप के अंदर हो, फिलहाल तो अभी शैलेश सुनारे ही ग्रुप है, बट ये देव ग्रुप के अंदर हो, यहाँ प्रोग्रामर्स का ग्रुप हो सकता है, एचआर का ग्रुप हो सकता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वालों का ग्रुप हो सकता है, डेवऑप्स वालों का ग्रुप हो सकता है। तो उनको क्या परमिशन रहेगी इस फाइल के ऊपर, ये यहाँ से सेकंड ब्लॉक से आप देख सकते हो। ठीक है, आर डब्ल्यू एक्स एंड थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन मतलब अदर्स, कि इन दोनों के अलावा, ओनर और ग्रुप के अलावा, इट्स कोई थर्ड पर्सन आ गया, कोई थर्ड यूजर है जो इस ग्रुप में भी नहीं है, तो उसके लिए क्या परमिशन रहेगी, उसके लिए भी हमने आर कर दिया। ठीक, तो सी एच मोड से क्या कर सकते हैं आप, चेंज, यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है क्या, चेंजेस द फाइल परमिशन सिंपली, इतना ही दिया हुआ है। ठीक, मैं यहाँ पर मैन में देख सकता हूँ सी एच मोड, ठीक है, इसका मैनुअल, तो चेंज फाइल मोड, हाँ, चेंज फाइल मोड बिट्स। ठीक है, तो बिट्स के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। एंड ये वाला कमांड जो है, ठीक, ये कमांड जनरली लोगों को याद नहीं रहता। ठीक है, ये कमांड जनरली लोगों को याद नहीं रहता, तो इसकी जगह पर और क्या यूज कर सकते हो, वी हैव अनदर ऑप्शन। आप डायरेक्टली रीडेबल फॉर्मेट में जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो वर्ड्स है, जो कैरेक्टर्स है, उसका भी यूज कर सकते हो। लेट्स से सी एच मॉड, ठीक है, सी एच मॉड ए प्लस RWX एंड फाइल 1.txt, मतलब जितने भी है, ओनर हो, ग्रुप हो या फिर अदर हो, यूजर हो, ग्रुप हो या अदर हो, उन सबको क्या परमिशन देंगे हम, RWX। ठीक, RWX। अब मैं सबकी परमिशन निकालना चाहता हूँ, सबकी परमिशन निकालना चाहता हूँ, ए माइनस, ठीक है, लेट से एग्जीक्यूटेबल परमिशन निकालना चाहता हूँ, ए माइनस एक्स कर दिया मैंने। तो अभी आप देख सकते हो कि सबके अंदर का एक्स परमिशन निकल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ए का यूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूजर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ यूजर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिलता है। ठीक, तो ये कैसा है, यहाँ पर आपको इजीली मतलब
मेंशन करने के लिए इजी हो जाता है। अब लेट से मैं ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप को एग्जीक्यूटेबल। अब अदर्स के लिए देना है तो ओ फॉर अदर्स, ओ के लिए भी एग्जीक्यूटेबल। अब सारे के सारे परमिशन निकालने हैं, तो आप लोग मुझे बताओ गाइस, ठीक है, कमांड लाइन में क्या डालूं मैं, कि मुझे सबके लिए RWX परमिशन देनी है, सबके लिए RWX परमिशन देनी है, तो क्या करूं, चैट बॉक्स में बताओ बस, ठीक है, गिव योर टाइम, टेक योर टाइम। सबके लिए रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन होनी चाहिए, क्या करना होगा, A+RWX, ठीक है, A प्लस RWX फाइल वन डॉट टीएक्सटी, ठीक। नाउ टेल मी कि अ, सिर्फ यूजर को या फिर ओनर को RWX रहनी चाहिए, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं रहनी चाहिए परमिशन, तो क्या करो, सिर्फ यूजर को RWX रहनी चाहिए और बाकी लोगों को कोई भी परमिशन नहीं रहनी चाहिए, क्या करो, सिर्फ यूजर को RWX रहनी चाहिए, बाकी chmod, ओके, यू प्लस RWX, और ग्रुप, ग्रुप की भी निकालनी पड़ेगी ना मुझे, RWX, अदर्स के लिए भी RWX, ठीक, फाइल वन, देखते, देख रहे हो आप कि RWX सिर्फ यूजर या फिर ओनर के पास है, बाकी सबकी RWX परमिशन नहीं है। तो आप बहुत यूजफुल है गाइस, कभी कभी हो सकता है आपको फोल्डर की परमिशन चेंज करने की जरूरत पड़े, ठीक, फाइल की परमिशन चेंज करने की जरूरत पड़े, ये विंडोज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप फाइल अपलोड करने जाते हो और फोल्डर की परमिशन नहीं मिलती है। लिनक्स में आपके पास राइट्स होते हैं, आप उसकी परमिशन चेंज करके देख सकते हो, अगर जो फोल्डर अपलोड करने वाला यूजर है, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि फ्रंट एंड से फोल्डर के अंदर फाइल जाती है, तो वहां पर फाइल क्रिएट नहीं हो पाती है, तो फ्रंट एंड से अगर कोई भी फोल्डर पे अगर जा रहा है वो, मतलब ब्राउजर से मैं कोई फाइल अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ब्राउजर से अगर अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब वहां पर यूजर हो सकता है आपका वेब सर्वर, वो इंजिनिक्स हो सकता है, वो अपाचे हो सकता है, वो टॉमकैट हो सकता है, तो उनको परमिशन दे दो, एटलीस्ट उनको परमिशन दे दो कि जो भी है ये फाइल में राइट कर सकता है, ठीक। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर शैलेश सोनारे ओनर रख दिया, बट अगर फ्रंट एंड से यहाँ पर आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओनर ही चेंज कर देंगे, ठीक है, ओनर ही चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे तो परमिशन है, लेकिन फ्रंट एंड से हो सकता है कि इंजिनिक्स के थ्रू फाइल अपलोड हो रही है यहाँ पर इस फोल्डर या फाइल के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, CH1, क्या करना है, CH1, चेंज द फाइल ओनर एंड ग्रुप, चेंज द फाइल ओनर एंड ग्रुप। तो मेरे पास ऑलरेडी लिनक्स इंस्टॉल, लिनक्स में इंजिनिक्स इंस्टॉल्ड है, मैं क्या करूंगा, CHOWN इंजिनिक्स कोलन इंजिनिक्स नाम का ही ग्रुप भी है, ठीक, ओनर एंड ग्रुप, एंड मैं दे देता हूँ फाइल वन को, तो अभी इनवैलिड यूजर इंजिनिक्स, ओके, देखते हैं, ग्रेप इंजिनिक्स स्लैश etc पास wd, सो इंजिनिक्स नाम का तो यूजर दिखा रहा है, फाइल देखते हैं, और कोई है क्या, HTTPD, सिस्टम CTL स्टेटस लिनक्स, ओके, शो तो कर रहा है, तो CH1 इनवैलिड यूजर, ओके, शायद मुझे परमिशन नहीं, मैं सूडो से ट्राई करता हूँ, फाइन, कोई दूसरा यूजर देखते हैं, cat/etc पास w, तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स दिख रहे हैं, सो पोस्टफिक्स, ओके, चलो जेनकिंस नाम का एक यूजर दिख रहा है, ठीक, तो जेनकिंस यूजर यहाँ पर शो,
चेंजिंग ओनरशिप ऑफ फाइल वन डॉट टी एक्स टी ऑब्सेशन नॉट परमिटेड, ठीक है, सूडो के साथ। अब देखते हैं ls-l फाइल वन डॉट टीएक्सटी, जो कि पहले शैलेश सोनारे था, अभी हो गया है जेनकिंस जेनकिंस। तो जेनकिंस अगर इस फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो ये इस फाइल में क्या कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी चाहे वो कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रीड करूँ फाइल वन डॉट टीएक्सटी, तो मुझे देखो परमिशन ही नहीं दी इसने, क्योंकि उसका भी ओनर ही यूजर ही चेंज हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि अदर, अभी मैं तो अदर में आ गया हूँ, तो अदर में हो तो मुझे एटलीस्ट इस फाइल के कंटेंट शो करने चाहिए उसने। तो बताओ गाइस कि मैं फाइल की परमिशन क्या चेंज करूं कि मुझे वो रीड परमिशन दे, एटलीस्ट रीड परमिशन दे। कुछ भी करने की परमिशन नहीं है, जेनकिंस को है लेकिन। तो मैं कैट कर पा रहा हूँ, मैं एटलीस्ट कैट कर पा रहा हूँ, तो सी एच मॉड भी मुझे करने नहीं देगा। बट मैं जेनकिंस के थ्रू एक बार ट्राई करता हूँ, sudo switch user hyphen jenkins hyphen s sudo su hyphen jenkins। हाँ, देखो जेनकिंस में मैं आया एंड मैं ls-l/tmp टेस्ट और फाइल वन डॉट टीएक्सटी, तो ये जेनकिन जेनकिंस यूजर है मेरे पास, ठीक। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ राइट करने का ट्राई करता हूँ, हेलो मैसेज फ्रॉम जेनकिंस, ठीक, मैसेज फ्रॉम जेनकिंस स्लैश टीएमपी टेस्ट फाइल वन डॉट टीएक्सटी, ठीक। और ये अपेंड होना चाहिए। तो देखो मुझे पूरी परमिशन मिली, तो मैं अभी कैट करके देखता हूँ टीएमपी टेस्ट फाइल फाइल वन डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर मुझे वो मैसेज फ्रॉम जेनकिंस आ रहा है। अब मैं जेनकिंस यूजर से बाहर निकलता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके मैं बाहर निकला, फिर मैं खुद के यूजर में आ गया। अब फिर से देखते हैं कैट करके, तो देखो मुझे मैसेज तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वहां पर कोई चीज चेंज करने के लिए जाता हूँ, ठीक है, उसका परमिशन चेंज करने के लिए जाता हूँ, तो वो मुझे अभी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं अदर्स में आ गया हूँ और अदर्स में मुझे राइट वगैरह करने का कोई परमिशन नहीं, ठीक है। एक और मतलब एक असाइनमेंट रहेगा गाइस आपके लिए, कि चाहे जेनकिंस यूजर हो, चाहे खुद ओनर हो, ग्रुप हो, अदर्स हो, उस फाइल के अंदर कोई भी पर्सन ने दोबारा कुछ राइट नहीं करना चाहिए। ऐसी फाइल कैसे बना सकते हैं, मतलब एक बार आपने फाइल बना दी, उसके अंदर कंटेंट लिख दिए, उसमें ऐसा क्या फ्लैग, क्या चेंजेस करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो फाइल के अंदर कोई भी पर्सन दोबारा उसमें कुछ राइट ना कर सके। ऐसी फाइल आपको बना के दिखानी, चाहे वो यूजर ही क्यों ना हो, यूजर भी उसमें कुछ ना राइट कर सके। तो ऐसे एक फाइल आपको बना के दिखानी है, ठीक है। जनरली हम लाइसेंस के केस में ऐसे एक फाइल बना के रखते हैं, जिसमें लाइसेंस में कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर सके, वो लाइसेंस जिसके लिए दिया है सिर्फ वही पर्सन उसको यूज कर सकते, ठीक है। हैक करने वाले तो बराबर हैक कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि आपको ऐसे एक फाइल बना के ट्राई करना है कि जिस फाइल के अंदर मैं दोबारा कभी कुछ भी राइट ना कर सकूं, हाँ रीड कर सकूं लेकिन राइट कभी ना कर सकूं, ठीक। चलो नेक्स्ट कमांड है गाइस स्टार, जो कि बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम जब भी किसी सिस्टम से किसी फोल्डर का बैकअप वगैरह लेना है, तो ठीक। तो लेट से मुझे यहाँ पर अभी फोल्डर वन जो है उसका मुझे बैकअप लेना है, तो मैं क्या करूंगा, टार हाइफन cvzf एंड फोल्डर फोल्डर वन डॉट tgz, ठीक है, फोल्डर वन बैकअप डॉट tgz, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ कौन से फोल्डर का बैकअप लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर, एंड देखो इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पर बैकअप हो गए, ठीक है। फाइल का नाम क्या बना गाइस, tgz, ठीक है, फोल्डर वन बैकअप डॉट tgz, ठीक है। अब यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि फोल्डर वन बैकअप डॉट tgz फाइल बनी है। अब लेट से मैंने फोल्डर वन को कर दिया डिलीट, rm-rf फोल्डर वन को कर दिया मैंने डिलीट। अब मेरे पास सिर्फ बैकअप है, तो फोल्डर वन को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर tar हाइफन cvzf, ठीक है, इसने एक्सट्रैक्ट करने का कमांड तो नहीं दिया, तो tar हाइफन cvzf, ठीक है। c मतलब क्रिएट, x मतलब एक्सट्रैक्ट, ठीक है, c मतलब क्रिएट, x मतलब एक्सट्रैक्ट, तो फोल्डर वन बैकअप डॉट tgz,
ठीक, और -c और डॉट, मतलब करंट लोकेशन है उसको ये करना है। तो ls-l, एंड आप देख सकते हैं कि फोल्डर 1 फिर से वापस आ गया। तो ट्री स्ट्रक्चर में फिर से एक बार देखते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में फोल्डर 1 के अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर थी वो भी आ गई। और आप विम करके भी चेक कर सकते हो ऐसे फोल्डर 1 के बैकअप के अंदर क्या है, फोल्डर 1 बैकअप के अंदर क्या है वो आप विम करके भी चेक कर सकते हो। विम कमांड में दिखाता है वो अंदर कौन कौन सी फाइल है। ठीक, तो ऐसा आप देख सकते हो। तो बैकअप के लिए CVZ है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए XVZ है। ठीक है, XVZ है, XVF ऐसा कोई भी। SSH कमांड भी बहुत ज्यादा यूज होती है guys। सबसे ज्यादा, मतलब आप शायद डेली लाइफ में इसको यूज करने वाले हो अगर आप लिनक्स या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क करते हो जहां पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है, तो SSH शायद आपको डेली लाइफ में यूज करने वाली कमांड है। तो SSH कमांड से क्या होता है, SSH कमांड से होता है सिक्योर शेल कनेक्शन टू एनी रिमोट सर्वर। ठीक है, एक कंप्यूटर है, आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। ठीक, तो आप कमांड लाइन के थ्रू सिक्योर शेल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो और दूसरे कंप्यूटर में आप कनेक्शन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है guys, बहुत ज्यादा यूज होती है, जेनकिंस में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। अंसिबल एक टूल है जिसके थ्रू हम एक साथ मल्टीपल सर्वर्स पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर भी SSH ही यूज होता है इंटरनली। तो SSH कमांड कैसे वर्क करता है देखते हैं हम। SSH स्पेस देकर आपको देना पड़ता है यूजर का नाम, लेट्स से शैलेश, होस्ट का नाम। होस्ट मतलब एक तरह से आपके कंप्यूटर का नाम, दूसरे कंप्यूटर का नाम, दूसरा कंप्यूटर का नाम भी हो सकता है डोमेन नेम के थ्रू, या फिर दूसरे कंप्यूटर का आप IP एड्रेस भी डाल सकते हो। तो जनरली अभी मेरे पास CIICloud.in नाम का एक सर्वर है, मैं उस पर लॉग इन करने को करता हूँ। तो SSH शैलेश @CIICloud.in। आई थिंक वो सर्वर बंद है शायद, सो पिंग करके देखते हैं एक बार CIICloud.in। यस, वो सिस्टम बंद होगा अभी। तो मैं लोकल होस्ट पे ही एक बार ट्राई करके देखता हूँ। SSH शैलेश सोनारे @लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट पे मैंने लॉग इन कर लिया। फिलहाल मुझे उसने पासवर्ड वगैरह नहीं पूछा, मेरा लोकल ही सिस्टम है, उसके अंदर मैं आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ पर हु एम आई से चेक कर सकता हूँ कि मेरा नाम क्या है। ठीक, मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ तो Ctrl+D प्रेस करूंगा और मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। ठीक, तो आप किसी भी सिस्टम पे अगर लॉग इन करना है तो आप क्या करना है, SSH स्पेस देकर यूजर नेम उस सिस्टम का, होस्ट का नाम, वो IP एड्रेस भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर एक डोमेन नेम भी हो सकता है। ठीक, एंड इसमें एक और फ्लैग आता है -o सर्वर अलाइव इंटरवल। ठीक है, इक्वल्स टू 60। इस तरह से एक फ्लैग भी आता है। ठीक, तो उस फ्लैग से कैसा होता है कि कंटिन्यूअस वो आपके सिस्टम से उस सर्वर पे कंटिन्यूअस पिंग करते रहता है, मतलब वो रिफ्रेश करते रहता है एक तरह से 60 सेकंड में, तो आपका कनेक्शन कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा फ्लैग भी आप यूज कर सकते हो, सर्वर अलाइव इंटरवल। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट कमांड देखते हैं गाइस। SCP। SCP कमांड यूज होती है गाइस एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कोई भी अगर फाइल मुझे शेयर करनी है तब। ठीक, हमेशा यहाँ पर एक गलती हमेशा लोग करते हैं गाइस कि अगर मुझे लोकल सिस्टम से सर्वर पे अगर फाइल भेजनी है तो दिस वुड बी द कमांड, SSH स्पेस देकर लोकल फाइल, फिर यूजर का नाम, सॉरी SSH नहीं, SCP सर्वर। ठीक, सिक्योर कॉपी, लोकल फाइल, एंड देन डेस्टिनेशन के लिए मुझे यूजर @होस्ट नेम कोलन देकर वहां का पाथ। ठीक है, डेस्टिनेशन। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पर ये पाथ देना पड़ेगा, तो लोकल से मेरी फाइल वहां पे चले जाएगी। अब मुझे वहां की कोई फाइल अगर मुझे यहाँ पर लेनी है लोकल सिस्टम पे, तो उस केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उस सर्वर पे लॉगिन करते हैं और वहां पर लॉगिन करने के बाद वो जो फाइल है, ठीक है, क्योंकि लोगों को इतनी कमांड पता है ना, तो उस सर्वर पे लॉगिन करने के बाद वहां की फाइल एंड देन खुद के सिस्टम का ऐसा IP एड्रेस डालते हैं 192.168.11.123। इससे क्या होगा गाइस, वो सर्वर शायद हो सकता है कि पब्लिक सर्वर हो, वो AWS पे हो, तो वो ये AWS के लोकल कनेक्शन में ये चेक करेगा ये पर्टिकुलर IP, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये आपके लोकल कंप्यूटर का IP है, घर के अंदर जो कंप्यूटर है उसका IP है 192.168। ठीक, क्योंकि ये कॉमन हो सकता है पूरी दुनिया में, ये IP एड्रेस हजारों कंप्यूटर का हो सकता है, तो क्या उनके कंप्यूटर में से किस कंप्यूटर में डालेगा, तो नेवर एवर डू दिस। ठीक है,
ये एक तरह से ऐसा हो गया कि आपको एक ही कमांड पता है, जैसे कि कम हियर इतना पता है, तो अगर उधर जाने के लिए बोलना है तो आप वहां पे जाके बोलते हो कम हियर। एक तरह से ऐसा ही हो गया। वो वैसा नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, लोकल से ही, ठीक है, लोकल से ही आप क्या कर सकते हो, एससीपी, ठीक है, उस सर्वर की फाइल अभी मुझे अपने सर्वर पे लेनी है, एससीपी ये वाला पार्ट जो है इसको कर दो लेफ्ट साइड में, ठीक, एंड स्पेस देकर लोकल पाथ, ठीक है, लोकल पाथ जो भी रहेगा वो अलग से, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्वर की फाइल अपने सिस्टम पे ले सकते हो, ना कि उस सर्वर पे जाके वहां से फिर अपने सर्वर सिस्टम का आईपी दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपके लोकल में बहुत सारे आईपीज हो, मतलब ये 192.168 ये रजिस्टर्ड आईपीज है जो आपके लोकल सिस्टम पे मिलता है, कि ये किसी पब्लिक सर्वर पे नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना गाइस, एससीपी जब भी आप कमांड रन करोगे तो कॉपी करना है आपको कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो एससीपी कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक। एंड एक और टिप यहाँ पर गाइस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ फाइल है और आपको अपने सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेजनी है, तो थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स को आप क्या करो, टार बना लो पहले उसका, टीजीजेड टार, सीवीजेडएफ से टार बना लो एंड एक फाइल सेंड करो, क्योंकि आप थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स अगर सेंड करने के लिए जाओगे तो उतने उतने ट्रांजेक्शन हो गए, मतलब 1000 बार वो हिट करेगा। उससे बेटर है आप एक टार फाइल बना लो और उसके थ्रू इसको क्या कर दो, फाइल को सेंड कर दो। एक साथ सेंड करोगे वो कॉम्प्रेस भी रहेगा और वहां जाके फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो 1000 फाइल्स में फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो उससे कैसा स्पीड भी अच्छी मिलेगी आपको, ठीक। सेकंड ऑप्शन एक आपके पास ये है कि शायद हो सकता है कि रिस्क है, ये मेरी 1 GB की फाइल है और मेरा 500-600 GB के बाद फ्लक्चुएट हो गया, तो पूरा का पूरा फाइल वेस्ट हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना, 1000 ही भेजने तो 1000 भेज दो, बट आरसिंग कमांड का यूज करना है इंस्टेड ऑफ एससीपी। तो आरसिंग कमांड से क्या कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल को भेज सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर mkdir, लेट्स से न्यू सर्वर, ओके। एंड मैं चाहता हूँ कि फोल्डर 2 के अंदर जितनी भी चीजें है वो न्यू सर्वर में चले जाए, तो मैं आरसिंग कमांड का यूज करता हूँ, आरसिंग ZVPAH, ठीक है। फोल्डर 2 के अंदर जितने भी चीजें है वो सब न्यू सर्वर में कॉपी आरसिंग कर दी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें उसने आरसिंग कर ली, ट्री स्पेस डॉट, एंड आप देख सकते हो कि फोल्डर 2 में जितनी भी चीजें थी, ठीक है, फोल्डर 2 के अंदर इतनी चीजें थी, वो सब कुछ न्यू सर्वर के अंदर, ठीक है। तो ये कमांड भी काफी यूजफुल है। और आरसिंग कैसे है कि सर्वर टू सर्वर कॉपी करने के लिए भी यूज होता है, लोकल से दूसरी जगह, तो एससीपी की जगह आप आरसिंग भी यूज कर सकते हैं। फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर एक फाइल भी मिस हो गई तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी रन करोगे, 4 फाइल ऑलरेडी चली गई है, तो पांचवी फाइल सिर्फ जाएगी करंट कमांड के साथ, ठीक। वो फिर से 4 फाइल नहीं भेजेगा, 4 फाइल ऑलरेडी गई है ना वहां पर, तो उसको नहीं देखेगा, वो नई फाइल जो है सिर्फ उसी पे चेंजेस, जो अपडेटेड चेंजेस है उसी को वो सेंड, ठीक। चलो सेकंड लास्ट कमांड गई, सेकंड लास्ट कमांड देखते हैं। डब्ल्यू गेट कमांड से क्या होता है, लेट से मेरे पास एक इमेज फाइल है, लेट से HTML बैकग्राउंड इमेज HTML, एक इमेज फाइल है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये वाली एक इमेज यहाँ पर हमें, ठीक है, जेपीजी एक्सटेंशन, ये पूरा का पूरा नहीं दे रहा है मुझे, लेट से इतना ही यूआरएल देखते हैं। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, एंड फिलहाल मेरे पास यहाँ पर करंट फोल्डर में इसको मैं mkdir images नाम के फोल्डर के अंदर उसको डाउनलोड करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं wget का यूज करूंगा, पेस्ट करूंगा एंड ट्राई करते हैं वो फाइल यहाँ पर आएगी। यहाँ पर देखो फाइल आई है, शायद अलग अलग तरीके से आई है, मुझे देखना है कि rm-rf/tmp टेस्ट इमेजेस, ठीक है, वो सिंगल फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, वो चीज देखनी है। एक काम करते हैं, इसको लिखना wget बैड गेटवे, कोई एक सिंगल फाइल मिलनी चाहिए, तब कुछ अच्छा ना होगा।
तो लेट्स से थाउजेंड्स प्लस वेबसाइट बैकग्राउंड इमेज, चलो ये वाली फाइल है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये रही इमेज, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, पेस्ट, स्टिल नॉट वर्किंग। एक गूगल से ही देखते हैं, कुछ करके रखा होगा कि डुप्लीकेट से डाउनलोड ना हो, नहीं तो वो डायरेक्टली कोई भी एक कमांड लिख लेगा, मार्क जकरबर्ग जैसा बंदा, और फिर वो सारी की सारी फाइल्स एक साथ डाउनलोड कर ले बिना क्लिक किए। ठीक, ये एक फाइल मिली है guys, इसको देखिए डुप्लीकेट करके। तो वो फाइल मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो गई। ठीक है, उसको किसी नाम से डाउनलोड करना है तो आई एम नॉट श्योर इससे होगा कि नहीं। तो इमेज डॉट जेपीजी, रिजॉल्विंग इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है, नहीं उसी नाम से फाइल डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई यूआरएल है, कहीं से कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो आप डब्ल्यूगेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, वेबगेट ऐसा कुछ बोलता हूँ। ठीक, चलो फाइनल कमांड गाइस, कर्ल हाइफन जीरो ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम और टू दिस सर्वर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको अगर हिट करके, ठीक है, सी यू आर एल, कल मतलब सी यू आर एल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूआरएल को हिट कर सकते हो। तो किसी भी यूआरएल को अगर हिट करना है तो आपने कमांड रन करनी है सी यू आर एल। ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ कमांड है क्या, डॉट इन, चलो ये तो नहीं है, कोड इनसाइड एकेडमी डॉट कॉम स्लैश बुक्स, इसको हिट करके देखते हैं। सो सी यू आर एल, तो देखो वहां का जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर हिट होके आ गया। ठीक, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप पोस्टमैन का यूज किया होगा आपने कभी, ठीक है, पोस्टमैन का यूज किया रहेगा। लेट्स से एक जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई को हिट करके देखते हैं, यूजेस, इसमें भी वन नंबर का यूज है। ठीक, इस यूआरएल को हिट करके मुझे ये डेटा दे, देखो मैं सी यूआरएल, तो आप देख सकते हैं कि वहां का डेटा यहाँ पर हिट, मतलब एक तरह से आप जो कुछ भी ब्राउजर के थ्रू करते हो वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक पावरफुल फीचर आपको ये भी मिल जाएगा कि आप यहाँ से लेट से पोस्ट करना है तो भी आप डायरेक्टली सी यू आर एल का यूज करके पोस्ट कमांड रन कर सकते हो, जो भी आप पोस्टमैन से वगैरह करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक ट्राई करता हूँ कि पोस्ट के लिए कुछ है क्या हमारे पास। यस, पोस्ट के लिए ये वाला पोस्ट नहीं चाहिए मुझे, यूजर्स के ऊपर पोस्ट चाहिए था। ठीक है, रेक रेस में देखते हैं, रेक रेस API पोस्ट, क्रिएट वाला कमांड, और इस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक, रिक्वेस्ट है, चैट जीपीटी का ही यूज करते हैं इस पेलोड, इसको हम बोलते हैं पेलोड। यूआरएल मुझे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस एपीआई यूआरएल, ठीक, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग, ठीक है, तो ये कर्ल के साथ पूरी आपको पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करके दे देगा। ठीक, तो ये रहा इसका रिक्वेस्ट, और इसको कॉपी करते हैं, अब इसको एज इट इज यहाँ पर एंटर करके दे देते हैं। तो ये देखो वहां से रिस्पॉन्स आया गया, ठीक है, इस तरह से वहां से रिस्पॉन्स आया। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर्ल का यूज कर सकते हो, कोई भी यूआरएल को हिट करना है और किसी भी मेथड के साथ हिट करना है तो हाइफन एक्स से पोस्ट गेट पुट यहाँ पर जो चाहे वो मेथड दे सकते हो, और ये पेलोड, इस पेलोड को भी आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप बेसिकली बहुत कॉमनली यूज जो कमांड्स है वो सारी की सारी कमांड्स हमने यहाँ पर देखी, जो डेली लाइफ में डेवलपर्स यूज करते हैं। कुछ एडवांस कमांड्स भी है जो हम लेटर देखेंगे ही, जरूर देखेंगे। एंड
नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे विम एडिटर को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास जीयूआई रहता ही नहीं है, स्पेस भी इतनी कम रहती है कभी कभी कि आप वहां पर वीएस कोड को वीएस कोड से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको वीआई या फिर वीआईएम एडिटर ही यूज करना पड़ता है। तो विम एडिटर की जितनी भी यूजफुल कमांड्स है वो सारी कमांड्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग जो भी अभी मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और जितने भी चीजें मैंने दी है वो सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर एक बिलाड करके एक, ठीक है, बिलाड में जाके भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। गिटहब कोड स्पेसेस में भी आपको वहां पर यूबंटू सिस्टम क्रिएट करने के लिए मिल जाएगा, आप वहां पर भी ये सारी चीजें कर सकते हो, github.com/code spaces। ठीक है, कुछ 60 आवर्स का आपको टाइम मिलता है यहाँ पर, तो स्लैश कोड स्पेसेस में आपको वहां पर लिनक्स सिस्टम बनाने के लिए मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, और यहाँ फिर आप यहाँ पर भी बिलाड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, सारे के सारे कमांड्स गाइस प्रैक्टिस करके देखो अच्छे से। ये मैं ट्राई करूंगा इसको कॉपी करने का, ठीक है, जो भी था यहाँ पर कंटेंट उसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में रखने का। ठीक, और सारे के सारे कमांड्स आप ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूंगा। ओके, चलो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। लिनक्स की सीरीज अभी चालू हुई है, जितना हो सके मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उतना चीजें कवर करने का ट्राई करूंगा। एंड देन आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।